खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। इस मंच पर हम आपके सामने बहुत सी महिलाओं को अलग अलग वर्गों से लेकर आते रहे हैं, लेकिन आज इस मंच पर आपके सामने एक ऐसी बेटी को लेकर आए हैं देश की, जिन्होंने आज जो उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, उससे हम देशवासी ही नहीं, पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, अचंभित भी हो रहा है, क्योंकि आप विश्व की पहली बिना बाह की पैरा तीरंदाज हैं। आज तक कोई महिला इसे नहीं कर पाई जो हमारी आज की तेजस्वी ने कर डाला है। आपकी उपलब्धियों को देखकर, वो भी मात्र 1.5 साल में आपने जो उपलब्धि हासिल की, उसे देखकर आज सभी अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि आपने ये साबित कर दिया है कि कुछ भी असंभव है ही नहीं। आज की हमारी तेजस्विनी है विश्व की नंबर 1 पैरा तीरंदाज शीतल देवी। बाहें नहीं हैं, लेकिन तीरंदाजी करती हैं, और वो भी इस स्तर की कि विश्व अचंभित है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की शीतल देवी बिना बाजुओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी करने वाली दुनिया की पहली महिला तीरंदाज। जन्म से हाथ न होने के बावजूद शीतल पैर, कंधे और मुंह के सहारे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर निशाना लगाती हैं, और उनकी इस उपलब्धि के पीछे कटरा स्थित माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तीरंदाजी अकादमी का अहम रोल है, जिन्होंने शीतल की क्षमता को पहचाना और प्रशिक्षण दिया, और कड़ी मेहनत के बाद मात्र 2 वर्षों में ही शीतल देवी लगातार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीत रही हैं, और अपने पैरों से करिश्माई प्रदर्शन कर मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित कर रही हैं। एशियाई पैरा खेलों में शीतल ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत भारत को गौरवान्वित किया और पूरी दुनिया को अपने जज्बे का कायल बना डाला। इसके बाद शीतल ने बैंकॉक में एशियाई पैरा तीरंदाजी में भी स्वर्णिम प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण समेत 3 पदक जीते। शीतल के इस करिश्माई प्रदर्शन को देखते हुए ही एशियाई पैरालंपिक समिति ने शीतल को एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट चुना। ये अवार्ड पाने वाली वो पहली महिला है। शीतल देवी का जन्म फोकोमेलिया नामक विकार के साथ हुआ। ये एक दुर्लभ जन्मजात विकार है, जिसके कारण अंग अविकसित होते हैं, लेकिन अपनी शारीरिक अक्षमता के स्थान पर अपनी ताकत के बल पर देश की इस बेटी ने न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि कंपाउंड विमेन ओपन एकल रैंकिंग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन ये साबित भी कर दिया कि हमारी बेटियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आइए करते हैं मुलाकात शीतल देवी से। शीतल, बहुत बहुत स्वागत आपका। और शीतल के साथ हमारे साथ है अभिलाषा चौधरी, जो उनकी ट्रेनर हैं। हमारे साथ हैं प्रीति राय, जो जिनको श्रेय जाता है जो उन्हें तीरंदाजी की ओर लेकर आए। लेकिन सबसे पहले शीतल, जब हम बात करते हैं ना जज्बे की, हौसलों की, उड़ान की, सपनों की, तो मेरे को लगता है आज सबके सामने एक ही नाम आता है, शीतल देवी, क्योंकि आपने जो कर दिखाया वो वाकई अविश्वसनीय है। ये तेजस्विनी का अंक हम विशेष तौर पर जो विश्व दिव्यांगजन दिवस है उस अवसर पर टेलीकास्ट कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले कभी आपको ये एहसास हुआ बचपन से लेकर अब तक, जब आप विश्व मंच पर खड़ी हो रही हैं, कभी ये एहसास हुआ कि मेरी बाजू नहीं है और ये एक बाधा है और मैं क्या कभी लाइफ में कुछ कर पाऊंगी? एक आम सवाल। जी नहीं, बचपन में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे बाजू नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कभी स्पोर्ट्स के बारे में सुना नहीं था, और मुझे लग रहा था कि स्पोर्ट्स, जब प्रीति दीदी ने मुझे बताया कि स्पोर्ट्स कर सकती है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं भी स्पोर्ट्स कर सकती हूँ। मुझ जैसे लोगों से मिलाया तो मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोच रही थी कि जब ये कर पाते हैं, एक शेखर भैया थे, शेखर भैया थे ना, वो जिनको ब्लाइंड थे, वो बॉल खेलते थे, क्रिकेट। तो सच में उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब ये करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती।
तो बचपन से ही मैं अपने पाँव से सब कुछ काम कर लेती थी, लिखती थी, पढ़ती थी, खेलती, पेड़ पे चढ़ती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट रहा है, मुझे कभी अलग होने का महसूस नहीं दिला कि मुझे दोनों बाजू नहीं है तो मैं सबसे अलग हूँ। ये मैंने ये भी नहीं सोचा कभी कि मेरे दोनों बाजू नहीं है तो मैं पीछे रहूँ, मैं सबसे आगे होती हूँ। जब ऐसा मुझे खुशी होती है कि सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, इन बातों की तरफ, खासकर आपके गांव के जीवन की तरफ मैं वापस आऊंगी, लेकिन प्रीति, जो भी लोग दिव्यांग होते हैं उनका अगर कोई अंग नहीं होता तो उनका प्रयास होता है कि नकली अंग लगा दिया जाए, प्रोस्थेटिक्स लगा दिए जाएं और फिर कुछ सामान्य जीवन की ओर हम कदम बढ़ा सकें। इसी प्रयास के तहत क्या आप शीतल देवी से जुड़ी? हाँ जी, अप्रैल 2021 में मेरे को एक कॉल आया था कि एक लड़की है जो 14 इयर्स की थी और वो बिना बाजुओं की पैदा हुई थी, और मेरे से ये पूछा गया था कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, कि ये प्रयास था कि उसको प्रोस्थेटिक आर्म्स देने का। हमने एक कैंपेन किया था, इंडियाज़ फर्स्ट एम्प्यूटी कैलेंडर, विच वॉज अ वायरल सक्सेस। 500 मिलियन की करीब उसका रीच गया था। तो मेरा एम्प्यूटीज के साथ पहले से ही एक रिश्ता था। उन एम्प्यूटीज से जब मैंने बात की थी ना, तो उन्होंने बोला कि इस लड़की का, जब उन्होंने फोटोग्राफ्स वगैरह देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको वो बाजू काम नहीं करेंगे, क्योंकि शी वॉज बोर्न विद ओनली सो मच ऑफ स्टफ। तो उस जून में मैं इससे मिली थी फेस टू फेस, दैट वाज इन बैंगलोर। जो ट्रीटमेंट के लिए जो बैंगलोर आई थी, तब मेरे को ये पहली बार मिली थी। एंड तब हमें लगा था कि जब इसने बोला था मेरे को कि मैं पेड़ चढ़ जाती हूँ, तो मेरे को ये स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग था कि इस लड़की के पैर में जरूर कुछ ऐसी बात है जो हम नहीं जानते। यानी बाजू नहीं है लेकिन पैरों में, टांगों में बहुत ताकत है। एब्सोल्युटली। तो वी गॉट हर असेस्ड। श्रीकांत आयंगर करके एक फिजियोथेरेपिस्ट है, उन्होंने इसका असेसमेंट किया था। 2 घंटे तक इसका असेसमेंट चला। श्रीकांत ने हमें 3 स्पोर्ट्स सजेस्ट किया था, एक तो रनिंग, एक तो स्विमिंग, एंड द लास्ट वाज आर्चरी। So we said we will decide on archery and we will actually go ahead with archery. तो हमें उसके बाद कुलदीप सर से हमारा इंट्रोडक्शन करवाया था दीप्ति ने, एंड दैट वाज अ जर्नी, बिगिनिंग ऑफ शीतल्स जर्नी। कन्विंस करने में बहुत मुश्किल लगा इसको। इस लड़की को ये था कि इसको बाजू चाहिए। तो शीतल, आपका भी मन था कि आपको भी बाजुएं लग जाएं ताकि आप एक सामान्य जीवन जी सको, ये एक सोच होगी ना आपके जहन में भी? हाँ जी, मैं ये सोचती थी कि अगर मेरे बाजू लग जाएंगे तो मैं कुछ काम कर पाऊंगी अपना। तो फिर जब पहली बार उन्होंने प्रोस्थेटिक बाजू आपको लगाई तो क्या लगा था? तो जब पहली बार वो लगाया था तो मुझे बहुत भारी लगने लगी, तो मैंने थोड़ा सा पहन लिया, तो बाद में खोल के रख दिया। तो मन बना लिया कि इसका फायदा नहीं है, कुछ फायदा होने वाला है ना, मुझे अपना पैर ठीक है। पैर ही ठीक। तो इसके बाद आप लोगों का निर्णय सामने आ गया होगा। यस, इसने मेरे को पूछा था, मैं झाड़ू मार सकती हूँ, मैं खाना खा सकती हूँ? मैंने कहा नहीं। मैं दरवाजा खोल सकती हूँ? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं कर सकती है तू इसमें। वो दिखाने के लिए है, एक तो बायोनिक आर्म था, एक तो फॉर विजुअल अपील देयर वाज अ प्रोस्थेटिक आर्म्स। उसके बाद मैंने सिर्फ उनके पिताजी और मामा से बोला था कि हमें 1 साल दे दो। पता नहीं क्यों बोला था, आई थिंक इट वाज गॉड्स विल। 1 साल हमें दे दो। व्हेन शी रियलाइज्ड प्रोस्थेटिक डजंट वर्क, थिंग्स फेल एंड स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। हमने इसको शेखर नायक से मिलाया था, हमने इसे शरद गायकवाड़ से मिलाया था, एंड फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड। बट उसके बाद 4 महीने लगे कन्विंस करने में इस लड़की को। 4 महीने? शीतल, इन 4 महीनों में आपकी क्या सोच चल रही थी? क्योंकि 4 महीने बड़ा लंबा वक्त होता है ना। मुझे यही लग रहा था कि अगर मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, कर भी पाऊँ या नहीं, तो फिर अपने आप पे विश्वास रखा कि मुझे करना है तो करना है। तो आप जिन लोगों से मिली, उन लोगों की कहानियां सुनकर भी आपको क्या महसूस हो रहा था? आपने कहा आपको लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। जब वो सब मुझसे मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो मैंने ये सोचा कि जब वो करते हैं तो मुझे करने में क्या है, तो मैं तो सब कुछ काम कर लेती हूँ तो अपने पाँव से। तो फिर मैंने यही सोचा कि मुझे भी करना चाहिए था अपने देश के लिए कुछ। एक सवाल जरूर, क्योंकि आपने कहा कि इनका टेस्ट हुआ, प्रॉपर टेस्टिंग हुई, उसके बाद एक डिसीजन हुआ। उस टेस्ट में क्या निकल कर आया था ऐसा जो आप लोगों को और लोगों में नहीं दिखता था? उस टेस्ट में ये निकल के आया था कि इसका जो कोर स्ट्रेंथ है, इसके पैरों में जो स्ट्रेंथ है, इट्स मार्वलस, जो एबल बॉडीड के पास भी नहीं होता। यस,
क्योंकि वो उंगलियों से लिखती है, शी ईट्स। एंड इसको ज़रूर पूछना ये कि जब एज अ किड्स व्हेन वी फाइट विद सिबलिंग्स तो हम मुक्का मारते हैं, ये पैर को उठा के मुक्का मारती है। तो यू नो ऑल दैट प्रूव्ड अस दैट शी हैज स्ट्रेंथ इन हर लेग्स। इसको दिशा देने की जरूरत थी। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे, आप बीइंग यू का हिस्सा हैं, स्टोरी टेलिंग आपका एक काम भी रहा है, जहां से आप इस तरफ आपका रुख हुआ। ऐसी क्या बड़ी चीज आपको शीतल में अलग लगी कि आपको लगा कि हाँ हम चांस ले सकते हैं? इसकी माँ ने जब मेरे को बोला था उस रात कि क्या होगा मेरी बेटी का, दैट जिस तरीके से वो बोला था ना, इट वाज वेरी टचिंग। तो उस टाइम में हमें ये दिखाने की बहुत इम्पोर्टेंस थी कि इस लड़की को एक अपॉर्चुनिटी देने की बहुत जरूरत है, चाहे आगे चल के वो फेल भी हो जाए ना, वी डिडंट हैव अ प्रॉब्लम। हमें बताया गया था कि वी हैव टू बी रेडी विद 3 years ऑफ स्पॉन्सरशिप। जब हमने शुरुआत की हमारे पास वी वर ऑन 0 funds, बट सिर्फ इतना था मन में कि दिस गर्ल नीड्स एन अपॉर्चुनिटी। ऐसे में स्पॉन्सरशिप्स वाज अ प्रॉब्लम? इट वाज एन अमेजिंग प्रॉब्लम। लोग ना उस एथलीट्स को बैक करते हैं जो ऑलरेडी एक एथलीट स्टार बन चुका होता है, लेकिन उनको बैक नहीं करते हैं जो उनकी शुरुआत होने वाली है। आई हैड टू कॉल ओवर 200 people, everyone rejected it, but we never gave up on her. Eventually, जैसे बोलते हैं ना कि लोग जुड़ गए। तो जाहिर है कि यहाँ से आगे की जो जर्नी है वो उनकी कोचिंग और ट्रेनिंग से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में उनके कोच से करेंगे बात, लेकिन ब्रेक के बाद। आप देखते रहें तेजस्विनी। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज तेजस्विनी में आप देख रहे हैं जानी मानी तीरंदाज शीतल देवी की कहानी। शीतल, इससे पहले कि मैं बिलाशा जी से बात आगे बढ़ाऊं, जब आपको पहली बार तीरंदाजी के लिए कहा गया, आपने जाहिर है कि अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी, आप अपने पैरों से आर्चरी कर रही थी, तीरंदाजी कर रही थी। शुरुआत में किस तरह की मुश्किल आई थी आपको? कभी हिम्मत या हौसला डिगा? सबसे पहले मैं श्री माता वैष्णो आर्च एकेडमी जब आई थी, तो जब मैंने देखा था वहाँ पे बहुत सारे बच्चे चलाते थे तीर, तो उनको देख के मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उनके दोनों हाथ थे, तो मेरे जैसे कोई नहीं था वहाँ पे। तो मुझे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊँगी। जब मैं अपने कोचेस से मिली, मेरा कोच कुलदीप वेदवान और मैम अभिलाषा चौधरी, इन दोनों से मैं मिली, तो इन दोनों मैम और सर ने मुझे बताया कि तो कर पाएगी। तो तब पहले मुझे वो उठाने में दिक्कत होती थी कि नहीं कर पाऊँगी, एम रोकना बड़ा मुश्किल होता था। तो मुझे सर ने सिखाया, जैसे जैसे मुझे सर ने बताया वैसे ही मैंने किया। तो सर कहने लगे कि विश्वास रख, एक ना एक दिन तो ज़रूर ऊपर तक जाएगी। हौसला आता होगा ना जब ऐसे कोई बोलता है। हाँ जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने मुझे ऐसे बताया, तो मैंने विश्वास रखा। तो जैसे मुझे सर ने बताया कि कैसे कैसे करना, वैसे ही मैंने किया, तो तब जाके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो शुरू में कहाँ तक जाता था निशाना? पहली बार कब लगा जब आपको लगा कि अच्छा मैं कर सकती हूँ? जब पहले मैंने निशाना मारा था तो नहीं लग रहा था, तो मुझे बुरा लगता था कि नहीं लग रहा। मैं सर को कह रही थी, सर निशाना नहीं लग रहा। तो सर ने मुझे कहा कि जल्दी जल्दी निशाना नहीं लगता है, इसके लिए मेहनत चाहिए, तो लग जाएगा आराम आराम से, टेंशन मत लो, तो लग जाएगा आराम आराम से। कितने घंटे करती थी फिर प्रैक्टिस? पहले मुझसे ज़्यादा, मतलब एक दिन आधा ही दिन करती थी मैं प्रैक्टिस, ज़्यादा नहीं होता था मुझसे। फिर आराम से तो मैं करने लगी। अभिलाषा, आप की तो जर्नी ही ऐसी रही है जिसमें आपने पल पल शीतल को बढ़ते देखा है, लेकिन शीतल के बारे में एक बहुत खास बात की, जब वो ट्रेनिंग शुरू की उसके कुछ ही महीनों बाद तो नेशनल लेवल पर मेडल ले आई, 1.5 साल बाद एशियन मेडल। मतलब इतनी तेज रफ्तार की उनकी ग्रोथ। खुद शीतल कह रही है कि शुरू में तो निशाना नहीं लगता था। शीतल की कहानी
किन मायनों में बहुत अलग लगी आपको, बहुत अनुभव है आपको? तो जब शीतल आई थी, इनफैक्ट उसका ये एक डिसाइड हुआ था असेसमेंट से कि वो आर्चरी कर सकती है। हमने इस बात से अनअवेयर रहते हुए ही इस चीज़ को डिसाइड किया कि जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो कोर स्ट्रेंथ उसके पैरों में है और उसकी जो बैक स्ट्रेंथ है, उसका एक कॉम्बिनेशन बना के वो आर्चरी कर पाए। क्योंकि जो खेल सिर्फ हाथों से ही तीर लगा के खेला जाता है, उसको पैरों से तीर लगा के और फिर बो को बैलेंस करके, जो बो खुद में 3-3.5 किलो का होता है, और अपनी बैक से प्रेशर लगा के और तीर को सही निशाने पे लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने जब कहा, उसको भी लगता था कि शायद नहीं कर पाऊंगी, पर ये हमने डिसाइड कर लिया था कि वो उसकी पैरों की स्ट्रेंथ को, जो बचपन से उसके रेगुलर काम करते करते आ चुकी है, वो शायद दूसरे लोग ना समझ पाए, बट एज अ कोच हम समझ गए थे जब उसने बताया कि मैं अपना सारा काम करती हूँ। तो हमने सिर्फ ये कहा कि सिर्फ उसको सही दिशा देनी है और सही एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग में कन्वर्ट करना है। कंपाउंड आर्चरी में विश्व की नंबर 1 पैरा तीरंदाज है आज शीतल। तो ऐसे में ये कंपाउंड आर्चरी के लिए तो माना जाता है कि जो तीर जो आप इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट बहुत हैवी होती है। यहाँ पता था कि शीतल को बैठ के शूट करना, सो हमें कंपाउंड को चूज करना था। इनफैक्ट कंपाउंड को खींचना, क्योंकि उसका जो पुलिंग एल्बियस है वो 60 एल्बियस तक होता है और उसको खींचना बहुत मुश्किल होता है। 3.5 किलो वेट को फिर बिल्कुल एक्स में कंफर्म करना बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन हमने इसके साथ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, पहले इंडियन बो के साथ, इनफैक्ट पहले इलास्टिक के साथ, रबर जो हम नॉर्मल रबर को ड्रॉ करना पैर से कि कैसे उसको वन पॉइंट पे ये बैलेंस करेगी, रबर से इलास्टिक बैंड, देन इंडियन बो, और उसके बाद धीरे धीरे रबर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो हम थैरा बैंड्स यूज करते हैं उसके साथ, तब वो कंपाउंड बो पे आई, फिर सिर्फ ड्रॉ करने पे आई, फिर 10 मीटर शूट करने पे आई, फिर 30 मीटर शूट करने पे आई, और कंपाउंड कैटेगरी में जो कंपटीशन होता है वो 50 मीटर पे होता है, फिर वो 50 मीटर पे आई और फिर परफेक्ट एक्स मारने पे आई, जो कि एक्स की कहानी पूरे यूट्यूब पे वायरल है। कैसे जब एशियन गेम्स में मैं इसके पीछे खड़ी थी और जो लास्ट के हमारे 6 एरो थे, इट वाज परफेक्ट 10 10 10 10 10। मुझे बहुत उस टाइम पे प्राउड हो रहा था। प्लेयर को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट चाहिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो सब कुछ श्राइन बोर्ड ने दिया। ये माता रानी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि हम सब लोग शीतल की डेस्टिनी से जुड़े, और आज उसकी डेस्टिनी यहाँ है कि वो आपके सामने 5 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, इंटरनेशनल मेडल हैं ये सारे, जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। और ये अविश्वसनीय है अभिलाषा जी कि 1 साल में मात्र ऐसा कर पाई हैं। क्या आपको लगता है शीतल की किश्तवाड़ से बाहर निकलना, क्या ये आपको लगता है कि भारतीय सेना ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया? सबसे पहले उन्होंने आपको देखा और आपको बेंगलोर के लिए बताया? एक दिन हमारे घर पे आए थे आर्मी वाले, तो फिर उन्होंने बात की, मुझे नहीं ज़्यादा पता। तो बाद में हम जब बेंगलोर गए थे ट्रीटमेंट करने के लिए, तो तब जाके मुझे पता चला कि स्पोर्ट्स भी कोई एक चीज़ हो। शीतल, जब आप गांव में थी तो वहां पर आप क्या क्या करती थी? आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? रूटीन क्या रहता था? जब हम पहले सुबह स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद फिर जब हम आते थे खाना खा के, फिर हम अपने होमवर्क कर लेते थे। बाद में हम दोस्तों के साथ खेलते वेलते थे, ऐसे ही दिन निकल जाता था। तो अब आप मिस करते हैं अपने गांव की जिंदगी? हाँ जी, अब मिस करती हूँ, बट मुझे अब यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अब यहाँ पे हूँ। तो अब अपने यहाँ अपने देश के लिए कुछ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो भी हमारे खिलाड़ी होते हैं, उन्हें घर छोड़ कर जाना पड़ता है, उन्हें बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है, फिर कॉम्पिटिशन्स देने पड़ते हैं, और आप तो बचपन से अपने घर में ही रही हैं, लेकिन अब आप एकेडमी में हैं या फिर आप कॉम्पिटिशन्स में जाती हैं, तो इतनी देर घर से बाहर रहना, तो माता पिता को, फ्रेंड्स को, परिवार के लोगों को मिस करती हैं क्या? पहले मैं अपने परिवार को, अपने फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। अब मुझे पता चला है कि स्पोर्ट्स में ऐसा ही होता है, अपने घरवार, अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है। अगर हमें कुछ करना है तो हमें अपने परिवार को, अपने घरवार को पीछे छोड़ना है, हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, आपकी बचपन से जो जर्नी थी,
उसमें किसने आपका बहुत साथ दिया? बहुत बार ऐसे पल आए होंगे ना, आपको मदद की जरूरत पड़ी होगी। जो वहाँ पे एक फ्रेंड्स थी, उसका नाम अंजू था उसका नाम। वो जब से ही मैं स्कूल गई थी तब से ही वो मेरे साथ थी। पहले पहले मुझे बहुत मुश्किल होता था कि वॉशरूम जाना, वो मेरे साथ आती थी वॉशरूम, खाना खिलाती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे उन्होंने कभी अलग होने का एहसास नहीं दिलाया, टीचर ने भी नहीं, नई फ्रेंड ने, ना फैमिली में। आपके माता पिता, उनका कितना सहयोग रहा? मम्मी पापा पहले जब लोग कहते थे कि आपकी बेटी के हाथ नहीं है, ये कर नहीं पाएगी, वो नहीं कर पाएगी, तो मम्मी पापा का बहुत हर्ट होता था, मम्मी को ज़्यादा हर्ट होता था। तो मैं तो कुछ नहीं कह रही थी कि मैं तो ठीक थी, तो मैं ज़्यादा लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी। तो मम्मा को बहुत कुछ सुनने पड़ते थे, तो मम्मा रोती रहती थी कि मेरी बेटी ऐसे वैसी है। तो फिर मम्मा भी चुप रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी। पैदा ना वो शीतल गया, मैं बहुत सोचा है क्या करेगी क्या नहीं करेगी, भगवान ने साथ दिया, इतने तक पहुंच गया। जी मैं जब छोटी थी ना, 5-6 साल की थी, तो तब खिलाना पड़ता था इधर से। जब 5-6 साल में हो गया, उसके बाद उसने जब स्कूल में भेज दिए, फिर आस्ता आस्ता फिर सब कुछ काम करना पड़ा। पेड़ को भी चढ़ती है और आग भी जलाती है, खाना भी बनाती है, सब्जी भी काटती है, खाना चावल रोटी सब कुछ। वो माता रानी दया से सब कुछ उसने पूरा सिखा दिया। माता रानी साथ है ना, उसने पूरा सिखा दिया। हम हाथ से नहीं कर सकते, वो पैर से कर सकता है। पढ़ाई में अच्छी है, शीतल को पढ़ाई में अच्छे है, ध्यान रखना है। और 1 महीने में अंदर उसने पैर शुरू कर दिया लिखने में। इसने हार किसी चीज़ का नहीं मानी, इसने हार नहीं मानी, इसने हार दिल बढ़ा इसका और एज़वार रखा इसने कि मैं ये काम कर लूँगा। उस वजह से इसने हार नहीं मानी और तब भी ये आगे बढ़ी। फिर आपके पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी में हिम्मत बहुत है, इस हिम्मत के कारण वो सब कर पाई। कहाँ से आई ये हिम्मत? ये हिम्मत अगर अपनी फैमिली का किसी का सपोर्ट नहीं रहा होता तो ये हिम्मत मेरे को नहीं होती, क्योंकि मुझे सबका सपोर्ट रहा है, तब जाके मेरी हिम्मत रही है कि यहाँ तक पहुँचने में मुझे हिम्मत है। लेकिन ये हिम्मत हमें उस समय भी नजर आई थी शीतल, जब आप एशियन गेम्स में गई थी, पैरा एशियन गेम्स में, और वहाँ पर इतने सारे लोग, बड़े बड़े लोग भी थे वहाँ पर। तब कुछ डर लगा था मन में कि इन सब में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मैं कैसे परफॉर्म करूँ? नहीं, मुझे तब पहले लगता था, जब मैं पहली बार गई थी खेलने, तो तब मुझे डर लगता था कि मैं कैसे खेलूं, क्या करना है यहाँ पे। जैसे मुझे सर ने बताया था कि अपना बेस्ट करना है यहाँ पे और कुछ नहीं, चाहे मेडल आए या ना आए, बस अपना बेस्ट करना है। जब मैं पैरा एशियन गेम्स में गई थी खेलने, तो सर ने मुझे बताया था कि अच्छा करके आना, तो और डरना नहीं है, अपना बेस्ट करके आना। तो मुझे वही जहन में आ रहा था, जब मैं पोडियम पे चढ़ी थी तो मुझे वही जहन में आया था कि मुझे सर ने क्या बताया है, तो उससे मैंने वही किया। तो जब जैसे जैसे मुझे सर ने बताया वैसे ही मैंने किया, बेस्ट अपना किया वहाँ पे, तब जाके मुझे मेडल आया। तब जाकर मेडल आया। वो पल याद है जब तिरंगा ऊपर जा रहा था? क्योंकि जब भी मैं किसी खिलाड़ियों से बात करती हूँ तो वो हमेशा कहते हैं कि सबसे बेस्ट मोमेंट था वो जब राष्ट्रगान बज रहा था। जितनी बार भी राष्ट्रीय गान बजता है मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने खुद पैरा एशियन गेम्स में 2 बार राष्ट्रीय गान बजवाया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी तब, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। हम समझ सकते हैं जब इतनी मेहनत की जाए, और इस मेहनत के लिए तो अभिलाषा जी आपके लिए भी एक कोच के तौर पर ये सफ़र, क्योंकि आप सिर्फ उनके कोच नहीं हैं, मुझे कहना चाहिए उनकी तीरंदाजी के हम सफ़र हैं आप, तो ये जब परफॉर्म कर रही होती हैं, स्टेजेस आती हैं, लगा नहीं लगा, कम लगा, बेहतर लगा इत्यादि, वो आप कैसे उस जर्नी से गुजरती हैं? जब हमने पहला इंटरनेशनल चेक रिपब्लिक वर्ल्ड आर्चरी रैंकिंग टूर्नामेंट, तब भी मैं इसके साथ थी। वो मेरा भी पहला एज अ इंडिया टीम कोच टूर्नामेंट था और उसका एज अ इंडिया टीम प्लेयर पहला इवेंट था। सो हम दोनों की जर्नी जो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट के लिए स्टार्ट हुई, वो एक साथ स्टार्ट हुई, और उसके बाद शायद हर मैच में, स्पेशली उसके हर गोल्ड मेडल मैच में, मैं उसके 5 मीटर पीछे रहती हूँ, जहाँ मुझे हर एरो का सेंटीमीटर तक, एक एरो के बाद मैं इसको बता रही होती हूँ कि दिस इज एक्स, दिस इज डॉट एक्स, दिस इज 10, दिस इज 9, और हर एरो का एक्सप्रेशन सिर्फ हमारी आंखों से कांटेक्ट हो रहा होता है। और डेफिनेटली मेरे लिए
पैरा एशियन गेम्स का जो गोल्ड मेडल का जो मोमेंट था वो बहुत ही प्रेस्टीज था। इनफैक्ट लास्ट एरो के बाद वी वर इन द आर्म्स एंड वी वर इन द टीयर। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है शीतल में, एक कोच के तौर पर क्या लगता है आपको जो इसको और आर्चर से भिन्न करती है? शीतल एबल आर्चर्स के साथ compete करती है, ट्रेनिंग करती है स्टार्टिंग से ही, और उनसे बेटर परफॉर्म भी करती है। इसका जो ट्रेनिंग है उनके जैसा ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हाँ, डेफिनेटली इसके लिए हमारे जो इसके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट को कस्टमाइज करने के एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा लगे हैं, जो हमने कहीं बाहर से नहीं मंगवाया, प्योरली मेड इन इंडियन है। मैं ये कहूँगी कि हमारे कोच कुलदीप जी ने इसके इक्विपमेंट को खुद लोहार की दुकान से बनवा। अच्छा, दैट इज सो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड, और बाहर से कुछ भी नहीं, और उसी डिवाइस से आज ये हमारे देश के लिए इतने सारे मेडल्स लेके आ पा रही है। उसका जो डेडली कॉम्बिनेशन है, जैसे उसका पैरों का और बैक की स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है, वैसे ही उसकी कामनेस और कंपोज्ड होने का जो कॉम्बिनेशन है, उसको एक आर्चर में होना बहुत जरूरी है। इस रास्ते के लिए हमें हर तरह से जो भी सपोर्ट चाहिए सब मिल रहा है, जिसमें चाहे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे साई हो, हर तरह से जो सपोर्ट मिल रहा है। आज वो एलीट लेवल पे जरूर है, बस इस एलीट लेवल पे आने के बाद इसको मेंटेन करना और ऊपर उठना इस लेवल से, वो बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पास का लक्ष्य है ओलंपिक्स, है ना शीतल? तो पूरा जोश है, पूरा जज्बा है इस ओलंपिक्स के लिए? क्या एम कर रही हैं? कि पैरालंपिक्स में अच्छा करे, अच्छी मेहनत करे और प्रैक्टिस अच्छी करे कि हम वहाँ पे भी अपने देश को मेडल दे पाएँ, हाँ, देश का तिरंगा लहरा पाए। डेफिनेटली शीतल इज अ डॉटर ऑफ नेशन नाउ, प्राइड ऑफ नेशन, और मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हमारे जो पैरा आर्चर्स हैं वो हैंडीकैप नहीं है, वो दिव्यांग हैं। सिर्फ ये जो सोच बदलने का काम है, इसको मैं पर्सनली अपने बहुत दिल से फील करती हूँ कि इस चीज ने बहुत बड़ा चेंज हमारी सोसाइटी में लाया है। लेकिन यहाँ पर उन पेरेंट्स को भी आप कोई संदेश देना चाहेंगे जिनके घर में दिव्यांग बच्चे हैं और उनकी एबिलिटीज को समझना चाहते हैं? उनको मैं जरूर ये कहूंगी कि बिल्कुल भी वो आप ये मत सोचिए कि उनमें कुछ कमी है। जो मैंने बताया कि भाई दिव्यांग होना ये है कि उनमें और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको सिर्फ सही दिशा देने की जरूरत है। वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और आगे आके उनको खेलों में डालिए, उनके लिए सही पता कीजिए कि किस खेल को वो बच्चा कर सकता है, और स्पेशली द गर्ल चाइल्ड, लड़कियों को बहुत आगे आने की जरूरत है। बिल्कुल, और ये मंच भी, तेजस्विनी का मंच भी इसी बात को लेकर आगे आता है। प्राइड है कि आज मैं यहाँ तेजस्विनी के मंच पे हूँ और यहाँ से ये संदेश दे रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भी एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की और खुद आगे आने की जरूरत है। शीतल, मैं कार्यक्रम का समापन आपके संदेश से करना चाहती हूँ। बहुत सारी और बेटियां भी है ना हमारे देश की जो आपको देख के इंस्पिरेशन ले रही होंगी, उन्हें क्या कहेंगे आप? उनसे यही कहना चाहती हूँ कि वो भी स्पोर्ट्स में आए, कुछ ना कुछ खेलें, और एक ना एक दिन वो भी अपना देश का नाम रोशन करें। किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की ज़रूरत होती है। जब मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। बहुत बढ़िया, ये आपका मंत्र मैंने बहुत जगह सुना है और ये मुझे बहुत प्रेरित करता है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की बहुत सी बेटियों को और परिवारों को भी प्रेरित करेगा। ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ, ढेर सारे मेडल जीतो हमारे देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, अभिलाषा जी आपका भी शुक्रिया। ये थी हमारे साथ पैरा तीरंदाज शीतल देवी। आइए हम सब मिलकर इनसे प्रेरणा लें और अपने देश की बेटियों को आगे बढ़ाएं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या सोच, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। मुझे रहेगा आपके ईमेल्स का इंतजार, और अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को